हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज जो है वो रोटेशनल मोशन का 4th लेक्चर है और आज के क्लास में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो बहुत ही सिंपल है, लेट अस वी कैन कंटिन्यू। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे भी फिर वही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही लेंगे। ऑलरेडी हम यहाँ पे जैसे ये हमारे पास एक्सिस हो गया, इसको हम एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको वाई एक्सिस मानते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, जेड एक्सिस। और ये कोई भी हमने क्या ले लिया, एक बॉडी है, यानी कि हमने इसको क्या कह दिया, ये बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये बहुत सारे यहाँ पे पार्टिकल्स है, पार्टिकल 1 2 3 4 5 6 अप टू क्या है एन, यानी कि कोई बॉडी है, यानी कि कहीं ना कहीं ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। और ये जेड जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मान लेते हैं ये जो बॉडी है इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। वेरी सिंपल, मान लेते हैं ये पॉइंट है, इसको हमने मान लिया ये हमारे पास O है, इसको कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो P। तो यहां से इसका रेस्पेक्टिव डिस्टेंस R1 हो जाएगा, इसका रेस्पेक्टिव डिस्टेंस R2 हो जाएगा, इसका रेस्पेक्टिव डिस्टेंस R3 और इसका रेस्पेक्टिव डिस्टेंस क्या हो जाएगा R5, इसका रेस्पेक्टिव डिस्टेंस R4 अप टू डायरेक्टली हमारे पास कितना हो जाएगा Rn। अब कोई भी पार्टिकल जो है, जैसे हम इसको यहां पे दिखा देते हैं, ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, मैं डिफरेंट कलर से दे रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ये जो आपके पास पार्टिकल्स है, हर पार्टिकल का मास भी अलग अलग होगा। मान लेते हैं इस पार्टिकल का मास हमने m1 ले लिया, तो इसका मास m2, इसका मास m3, तो इसका मास हमारे पास m6, इसका मास हमारे पास क्या हो जाएगा mn, इसका मास हमारे पास m4 और इसका मास हमारे पास m5। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये बॉडी रोटेट करेगा तो हर एक का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। अगर मान लेते हैं इस बॉडी को हम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करा रहे हैं, तो हर एक पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैंने पिछले लेक्चर में भी बता रखा हूं कि किसी भी पॉइंट पे अगर हमें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है तो उस पॉइंट पे क्या करना है, हमें टेंजेंट को ड्रॉ करना है। The direction of tangent will give you the direction of velocity on that particular point. Very simple. तो मान लेते हैं अगर मुझे यहां पे डायरेक्शन ड्रॉ करना है, तो यहां पे टेंजेंट, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल v1। उसी तरह से यहां पे टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल। लाइक दैट वन हम क्या करेंगे, टेंजेंट को ड्रॉ करते जाएंगे और हर एक पार्टिकल का हर एक पॉइंट पे जो उसका वेलोसिटी है, दैट मींस जो लीनियर वेलोसिटी है, उसके डायरेक्शन को हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट मींस डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखना, यहां पे क्या फाइंड आउट करना हमें, काइनेटिक एनर्जी। वेरी सिंपल, तो हम यहां पे लिख सकते हैं लेट ए बॉडी हैविंग n particles whose masses are m1, m2 अप टू क्या ले लेते हैं mn and their respective distances from the axis of rotation, from the axis of rotation is r1, r2 अप टू कहां तक चला जाएगा rn। यानी कि ये बॉडी अगर रोटेट कर रहा है तो मान लेते बॉडी कहीं ना कहीं सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, तो इस बॉडी का जो टोटल मास होगा वो हमारे पास यूजुअली क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 अप टू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं mn। और इसका जो रेस्पेक्टिव डिस्टेंस है, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स है, हर पार्टिकल का जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां से जो उसका डिस्टेंस होगा वो r1 r2 अप टू कहां तक चला जाएगा rn। यानी कि जो रेस्पेक्टिव डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टिव डिस्टेंस जो होगा वो r1, r2 अप टू कहां तक चला जाएगा, rn। वेरी सिंपल, तो वही चीज को मैंने यहां पे वर्ड में लिख दिया हूं कि मान लेते हैं लेट ए बॉडी हैविंग n पार्टिकल्स whose masses are m1, m2 up to mn and their respective distances from the axis of rotation। कहां से डिस्टेंस को लेना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इज r1, r2 अप टू क्या चला गया, rn। अब यहां पे हम मान के चलते हैं कि अगर ये बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो हम यहां पे लिखना पड़ेगा एक लाइन, लेट द बॉडी रोटेट्स with constant
एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यानी कि हमने जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको क्या कर दिया, कांस्टेंट, यानी कि दैट इज हम यहां पे लिख सकते हैं जो ओमेगा है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। ओमेगा को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट, लेकिन हर पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, सो द लीनियर वेलोसिटी of the each particles becomes, हर पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, तो पहले पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, आपको ऑलरेडी हमने बता रखा हूं, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है वो आर ओमेगा, यानी कि v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। यहां पे v जो है ये लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा क्या है हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी। तो वेरी सिंपल, v1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r1 ओमेगा, v2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r2 ओमेगा। लाइक दैट वन, अगर मैं nth पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, rn ओमेगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, टोटल वेलोसिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, सो दैट आप ये बताइए अगर हर पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट है तो ऑब्वियसली, जैसे कि आपको यहां पे हम दिखाते हैं, आप इस डायग्राम में देखिए, ये पूरा का पूरा बॉडी रोटेट कर रहा है और हर पार्टिकल का, यहां पे जितना भी पार्टिकल है 1 2 3 4 5 अप टू n, हर पार्टिकल का हर एक इंस्टेंट पे लीनियर वेलोसिटी भी क्या है, डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली हर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहां पे क्या लिखेंगे, सो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल्स बिकम्स, हर एक पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं k1 इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ m1 v1 स्क्वायर, और उसी तरह से k2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ m2 v2 स्क्वायर, और इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, kn इज इक्वल टू हाफ mn और vn स्क्वायर। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, सो द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी, यानी कि जो बॉडी रोटेट कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो वेरी सिंपल, टोटल काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, और यहां जो काइनेटिक एनर्जी है आप इसी को चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि रोटेशनल से ये पता चल जाएगा कि जो बॉडी रोटेट कर रहा है उसका मुझे क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। के रोटेशनल हमारे पास क्या हो जाएगा, k1 प्लस k2 अप टू कहां तक चला जाएगा, kn। तो यहीं पे देखिए k1 की जगह पे आप क्या ओपन कर सकते हो, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस k2 की जगह क्या हो जाएगा, हाफ m2 v2 स्क्वायर अप टू कहां तक चला जाएगा, हाफ mn vn स्क्वायर। अब यहीं पे क्या करेंगे, v के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, r1 ओमेगा। तो वेरी सिंपल, आप यहां पे देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज के रोटेशनल, यानी कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, k1, तो k1 प्लस k2 यानी कि हाफ m1 v1 स्क्वायर। तो जो हमारे पास था हाफ m1 v1 स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली आपको, जैसे कि हम यहां पे दिखा सकते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ था, हाफ m1 v1 स्क्वायर, तो v के जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, r1 ओमेगा। वेरी सिंपल, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ m1 और v1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो m1 इंटू r1 ओमेगा, और यहां पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ m2 r2 ओमेगा स्क्वायर, प्लस कहां तक चला जाएगा ये, हाफ mn और rn ओमेगा का स्क्वायर। वेरी सिंपल, तो हमारे पास यहां पे क्या निकल के आ जाएगा, देखिए आप यहीं पे देख सकते हैं, सबसे पहला चीज तो हाफ हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अप टू कहां तक चला जाएगा हमारे पास, mn, और ये क्या हो जाएगा, rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। वेरी सिंपल, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है। आप यहां पे लिख सकते हैं हाफ। अब हर जगह पे देखिए
ओमेगा स्क्वायर, दैट मींस आप यहां पे देखिए ओमेगा स्क्वायर और यहां पे भी ओमेगा स्क्वायर है। अब हर जगह ओमेगा तो कांस्टेंट है क्योंकि मैंने बॉडी को ही कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या किया था, रोटेट किया था। तो वेरी सिंपल, ओमेगा स्क्वायर यानी कि हाफ ओमेगा स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूं तो हमारे पास m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू कहां तक चला जाएगा, mn rn स्क्वायर। वेरी सिंपल। और आप जैसा कि जानते हो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr स्क्वायर। तो इसका मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं हाफ ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए m1 r1 स्क्वायर आपको मैं यहीं से दिखाता हूं, आप देखिए इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए। अब इसका मतलब अगर ये पूरा बॉडी रोटेट कर रहा है तो जितना भी पार्टिकल्स है, हर पार्टिकल का अपना अगर मास है तो हर पार्टिकल का रोटेशनल मोशन के दौरान हर पार्टिकल का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान के चलिए कि पूरे बॉडी है, ये बॉडी कहीं ना कहीं क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो हर पार्टिकल का मास अलग अलग है, m1 m2 m3। तो जब ये ट्रांसलेशनल मोशन को एग्जीक्यूट करेगा तो वहां पे उसका मास सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। लेकिन जब ये रोटेशनल मोशन को एग्जीक्यूट करेगा तो वहीं पे जो मास है वहां पे हर पार्टिकल का क्या हम कंसीडर करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यानी कि इस पूरे बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल है हर पार्टिकल का अपना इंडिविजुअल क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जैसे पूरे बॉडी का मास हमने निकाला m इज इक्वल टू m1 प्लस m2, तो उसी तरह से अगर मैं पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो क्या होगा, हर पार्टिकल का जो इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका सम ही क्या देगा, पूरे बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I1 प्लस क्या लिख सकते हैं, I2 अप टू कहां तक चला जाएगा, IN। वेरी सिंपल। तो यानी कि ये हमें क्या दे देगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मुझे क्या दे देगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बस इसी चीज को हमें यहां पे देखना है। तो I इज इक्वल टू mr स्क्वायर यानी कि m1 r1 स्क्वायर जो है ये पार्टिकल 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, तो हम इसको I1 लिखेंगे प्लस m2 r2 स्क्वायर यानी कि पार्टिकल 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको I2। उस तरह से m3 r3 का स्क्वायर पार्टिकल 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वेरी सिंपल, डैश 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 करके हम क्या लिखेंगे, IN। वेरी सिंपल। अब देखिए I1 प्लस I2 अप टू IN, दैट विल गिव यू द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटेटिंग बॉडी which can execute rotational motion। तो वेरी सिंपल, हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, हाफ I ओमेगा स्क्वायर यानी कि I1 प्लस I2 अप टू जो IN है इसको हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मान सकते हैं, बॉडी का I। तो हमारे पास जो रिलेशन आ गया हाफ I ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, यानी कि यही हमारे पास क्या दे देगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में एक्सप्रेशन हमारे को देगा। तो यानी कि जो काइनेटिक यानी कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हुआ वो के रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो I क्या है, होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट मींस टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा यानी कि जो बॉडी रोटेट कर रहा है तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो रोटेट कर रहा है वो वेलोसिटी है, यानी कि के रोटेशनल इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो दिस रिलेशन इज वेरी वेरी यूजफुल। मेरे ख्याल से आपको ये डेरिवेशन बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। और इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल का हमने ये सोचा हूं कि एक वीडियो बना देंगे जिसमें जितने भी हम पिछले 2-3 लेक्चर से डेरिवेशन को देख रहे हैं, हर टॉपिक ऊपर कम से कम 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल हम सिस्टमैटिक आपको करा देंगे ताकि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस रिलेशन को बिल्कुल याद रखिएगा, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है यानी कि जो के रोटेशनल होता है वो सीधे हमारे पास क्या होता है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ये जो रिलेशन निकल गया वो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में क्या निकल गया, रिलेशन। और यही मेरा आज का टॉपिक था जिसको हमें ड्राइव करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।